बेटा, तुम्हारे बाबा के लिए उनका संगीत ही सब कुछ है और उनकी परंपरा संभाल के तुमने उनके सारे गम भुला दिए हैं। मैं जब तक उस घर को छीन बिन नहीं कर दूंगी और उस घर के लोगों को सड़क पर नहीं बैठा दूंगी ना, तब तक ना तो चैन की सांस खुद लूंगी ना तुम्हें लेने दूंगी। शादी की बात करके मेरे लिए और उलझने मत बढ़ाइए। और ये फोटो आप भारती आंटी को वापस देकर आइए। नहीं देखना मुझे कोई फोटो। क्या है ये? सिंदूर है। तो ये मांग में सिंदूर भरने का ढोंग क्यों? जब पति की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है तो ये नाटक क्यों? क्यों ये नाटक? बोलो, क्यों ये नाटक है? क्या? क्यों? क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? रिश्ता है और रखना चाहता हूं, लेकिन तुम जो मेरी भाई की बर्बादी के सपने देख रही हो ना, वो देखना छोड़ दो। नहीं तो तुम्हारा और हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो दांव पर लग जाएगा। माया, इस तरह से रोने से क्या होगा? पंकज, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गई। माया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। अब इससे बढ़कर और क्या होगा माया जी? गोविंद ने मेरे हाथ से सिंदूर की टिप्पी लेकर फेंक दी। ये बहुत बड़ा अपशगुन है, पर शायद आप नहीं समझेंगी। एक शादीशुदा औरत है इसकी कीमत समझ सकती। हाँ माया, आज तुमने भी मुझे ताना मार ही दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। वह मंत्री जी के साथ लिव इन में रहकर वैसे ही मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली है। लेकिन माया, सिंदूर की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर गोविंद ने मुझसे नाता तोड़ लिया ना, तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। माया, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम जानती हो, आज हम दोनों एक ही जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि तुम्हें पत्नी का दर्जा तो मिला, लेकिन फिर भी आज तुम्हारी शादी टूटने के कगार पर। लेकिन मुझे तो पत्नी का दर्जा मिला ही नहीं। इसीलिए मैं आज उस मंत्री जी के खिलाफ खड़ी हूं। बरखा जी, मैं जुबान की भले ही तेज हूं, पर आपकी जितनी मजबूत नहीं हूं। गोविंद से ही मेरी पहचान है, उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। माया माया माया, यही तो हम औरतें गलत समझती हैं, और हम औरतों की यही गलत सोच हमें मर्दों का गुलाम बना देती है। माया, तुम कोई इस घर की चेयर या टेबल नहीं हो, तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी खुद की एक पहचान है, और हम औरतों को ये पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। बरखा जी, एक बात बताऊं आपको, मैं ना एक बहुत ही छोटे घर से हूं। इतनी बुरी नहीं थी मैं, लेकिन गोविंद के भैया भाभी ने मुझे मजबूर किया बुरा बनने पर। माया, अपने हक और अधिकार की बात करना कुछ बुरा नहीं है। जानती हूँ
मैं कितनी मुश्किलों से बाहर आई हूं आज। वहां मंत्री जी ने मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा था। कैसी मुश्किलों से मैं बाहर निकली हूं मैं जानती हूं, लेकिन पता है क्यों? सिर्फ अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए। मैं जिंदगी भर किसी की नाजायज औरत तो बनकर नहीं बैठ सकती ना। कुछ भी कहो बरका जी, आप लड़ सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तो आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। तुम अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर उस गोविंद ने तुम्हारे साथ जरा से भी ज्यादती की तो तुम उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हो। हाँ, उसे फंसा सकती हो तुम। और फिर देखना, उस गोविंद की तो यूं यूं हेकड़ी निकल जाएगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे वैदेही बे, ऐसा क्या सोच रही है? अरे हर एक माँ को अपनी बेटी को विदा तो करना ही होता है, यही तो दुनिया का दस्तूर है। उसमें इतना क्या सोचना? नहीं नहीं, मैं किसी और बारे में सोच रही थी। कहिए। तुमने मेरे भतीजे तरुण की फोटो नंदिनी को दिखाई ना? क्या कहा उसने? हाँ दिखाई। पसंद आया ना उसे? मेरा तरुण है ही ऐसा, लाखों में एक से बढ़कर एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, पर मैंने नंदिनी के लिए ही हाँ कही है। दरअसल नंदिनी ने शादी करने से मना कर दिया है। क्या? उसने मेरे तरुण को नापसंद किया? ये उसने अच्छा नहीं किया, बहुत पछताएंगे आप ये रिश्ते के लिए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। नंदिनी ने तो फोटो भी नहीं देखा, बस अभी शादी करने से मना कर रही है। क्या? उसने फोटो नहीं देखी? वो अभी शादी नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगी? आप तो माँ हैं, उसे समझा सकती है। मैंने समझाया उसे, लेकिन बच्चों की जिद के आगे माँ बाप की कहाँ चलती है। वैसे भी उनके अपने सपने होते हैं, अपने अरमान होते हैं। आजकल के बच्चों में ना ये बहुत बड़ी खराबी है। अपने सपने, अपने अरमान पूरे करने की जिद में अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं। अब हम अपनी बेटी पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। बुरा मत मानिए वैदेही बहन, मेरे भतीजे तरुण जैसा रिश्ता आपको दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बड़े सौभाग्य से मिलता है ऐसा रिश्ता। देखिए, अब रिश्ते तो भगवान के घर से बन के आते हैं। नंदिनी के नसीब में जो होगा वो उसे मिलेगा। इस रिश्ते के लिए मना करके उसने ठीक नहीं किया। खाता पीता परिवार है, नंदिनी राज करती राज। अब जाने दीजिए भारती बहन, आप ही कह रही थी ना आपके तरुण के लिए रिश्तों की लाइन लगी है। उन्हीं में से किसी को पसंद कर लीजिए। वो तो मैं कर ही लूंगी, वो तो मैं नंदिनी के लिए रुकी थी। कल ही देखना लड़कियों की लाइन लग जाएंगी उसके लिए। आप माफ कीजिएगा भारती बहन, ये लीजिए आपके भतीजे का फोटो। एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। मैं अपनी बेटी के फैसले के साथ हूं। उसकी शादी को भी बहुत वक्त है।
शादी के अलावा भी बहुत काम है उसे करने को। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आजकल के बच्चों में ना ये बहुत बड़ी खराबी है। अपने सपने, अपने अरमान पूरे करने की जिद में अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं। वो अभी शादी नहीं करेंगी तो क्या बुढ़ापे पर शादी करेगी? बरका जी, ये आप मुझे क्या सलाह दे रही हैं? अरे मैं तो इसलिए दुखी हूँ, इसलिए परेशान हूँ, हमारा पति पत्नी का रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। और आप कह रही हैं कि मैं अपने पति को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए केस कर दूं? हाँ तो आज उसने सिंदूर की डिबिया पर हाथ उठाया है, कल को वो तुम पर भी हाथ उठा सकता है। गोविंद कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। माया, ये तुम्हारा भ्रम है। हम अपने पति को भगवान देवता मानकर उनकी पूजा करने लग जाते हैं और ये लोग इसी बात का तो फायदा उठाते हैं। माया, ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब मंत्री जी को ले लो, हाँ क्या क्या सोचती थी मैं उनके बारे में और क्या निकले वो। देखिए बरका जी, मुझ में और आप में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं पड़ता है माया, एक्सप्लॉयटेशन ही होता है, फिर चाहे वो किसी भी औरत के साथ क्यों ना हो। मैंने तो डिसाइड कर लिया है माया, मंत्री जी को एक्सपोज मैं करके रहूंगी। पर इसमें तो आपकी भी बदनामी होगी ना। माया, इसी बदनामी के डर से हम लोग सदियों से खामोश बैठते आए और हमारी इसी खामोशी का फायदा उठाया गया है। लेकिन अब नहीं, अब आज की औरत इतनी बेबस और लाचार नहीं है कि वो चुप रहे। बरका जी, मैं गोविंद के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अरे अगर गोविंद का और मेरा रिश्ता टूट गया तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा? सब कुछ होगा तुम्हारे पास माया, सब कुछ।
डिवोर्स हो जाने के बाद गोविंद से तुम्हें हर्जाना तक मिलेगा। इवन उसे तो तुम्हारा सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, वो भी जिंदगी भर। डाइवोर्स? ये क्या बात कर रही हैं आप बरका जी? मैं आपसे कुछ और बात कर रही हूँ और आप गोविंद और मेरे बीच में तलाक देने की बात कर रही हैं। माया, तुम्हें क्या लगता है इस सारी लड़ाई झगड़े के बाद क्या बचेगा? अगर रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम मंत्री जी को ही ले लो, उनको इतनी बड़ी गलतफहमी है कि वो मुझे दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्हें इतना नहीं पता कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने में एक औरत को एक टाइम पीरियड के बाद पत्नी का दर्जा मिल जाता है। तुम देखना, केस फाइल करते ही उन्हें जिंदगी भर मेरा सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। बस आपको और कुछ नहीं चाहिए? ये सब करने से आप दोनों का रिश्ता तो खत्म हो जाएगा ना? माया, ऐसे रिश्ते का फायदा ही क्या जिसमें एक इंसान की कदर ही ना की जाए, आपकी कोई वैल्यू ना हो। माया, डिवोर्स के बाद हर्जाने से मिले पैसे से अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारो। किसी की गुलामी ना करनी पड़े कभी भी। और तुम कहो तो अपने साथ साथ तुम्हारा भी केस फाइल कर दूं कोर्ट में? वाह बरखा जी वाह, आप तो वाकई में बहुत काबिल समाज सेविका हैं। और अभी भी अपने अपने समाज सेवा का नमूना दिखाई दिया। बरखा जी, बेहतर यही होगा कि चुपचाप आप यहां से निकल जाइए। गेट आउट, गेट आउट। मिस्टर गोविंद, मैं यहां माया की गेस्ट हूं। जब तक माया मुझे नहीं कहती, मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाने वाली हूं। वो क्या कहेगी? क्या कहेगी वो? हा? उसे तो तुमने अपना ज्ञान दे दिया। समाज सेवा के नाम पर घर तोड़ने का काम करती हैं आप लोग। मिस्टर गोविंद, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप माया को टॉर्चर करते रहेंगे और माया चुपचाप सब कुछ सहती रहेगी। टॉर्चर? माया, क्या तुमने कहा है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूं? तुमने कहा है? हाँ तो आप उसके सामने, अपनी वाइफ के सामने उसकी गेस्ट को गेट आउट कह रहे हैं, तो ये टॉर्चर नहीं है तो क्या है? मिस्टर गोविंद, आप बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। समझे आप? आपके जैसे बहुत सारे मर्दों को मैंने आज तक सजा दिलाई है जो अपनी बीवियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। सही कह रही हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही शादी जैसा पवित्र बंधन मजाक बनकर रह गया। और आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सोशल वर्क की वजह से डिवोर्स का रेशो और बढ़ रहा है। मुझ पर उंगली उठाने से पहले आप जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए मिस्टर गोविंद। वो जमाना गया जब एक औरत घूंघट की आड़ में अपमान के घूंट को पीती रहती थी। औरत का बदला हुआ ये रूप मैं देख रहा हूं। और तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं? बोलो ना, मुझसे तलाक चाहिए, बोलो। आप मुझसे बात कीजिए, माया से क्या बात करते हैं आप? अरे तुमसे क्या बात करूं मैं? तुम्हें मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम एक आउटसाइडर और किसी आउटसाइडर को यह हक नहीं है कि पति पत्नी के बीच में बोले और कोई राय दे।
और तुम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही थी ना? डोमेस्टिक वायलेंस का मुझ पर केस करना चाहती हो ना, तो करो, जाइए, जो करना है कीजिए। और माया, तुम्हें भी अगर इनके साथ जाना है तो जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस घर के बाहर तुमने एक कदम भी रखा तो आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आप चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी अभी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, प्लीज हमें बैठकर बात करने दीजिए। माया, इस अल्टीमेटम के बाद मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? देखिए बरका जी, अभी मेरा और गोविंद का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और ना ही मैं खत्म करना चाहती हूँ। प्लीज आप हम दोनों को थोड़ा समय दीजिए, हम लोग बात करना चाहते हैं, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? और आपको तो मैं देख लूंगी। नंदिनी दीदी, कबीर भैया, ललित भैया, गौरी, कहाँ है सब? बड़े मम्मी, बड़े पापा, माँ, पापा, कहाँ चले गए सब? कोई आ क्यों नहीं रहा? गौरी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? माँ, कहीं भी तो नहीं। कितना झूठ बोलती हो तुम। इतनी तैयार होके कहीं जा रही हो और मैं तुम्हारे सामने आ गई तो? माँ, आपको जासूसी के अलावा आजकल और कोई काम ही नहीं है ना? जब हम कहीं जा रहे होते हैं सामने आके खड़ी हो जाती हैं आप।